देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन है क्या? हमने पहले पढ़ा था कोरिलेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि कोरिलेशन का एक्सटेंडेड पार्ट है रिग्रेशन, क्योंकि कोरिलेशन से हमें जो दो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में नेचर जो है ऑफ कोरिलेशन पता चलता है। नेचर ऑफ कोरिलेशन का मतलब कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डिपेंडेंसी पता नहीं चलती कि कौन सा वेरिएबल किस पे कितना डिपेंड करता है। ठीक है, हम ये कहें, मान लीजिए कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों की जो इनकम है इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो आप क्या मतलब समझेंगे इसका कि अगर ए की इनकम बढ़ेगी तो बी की भी बढ़ेगी। बोलो, यही मतलब होता है। अगर मैं कहूं ए और बी की इनकम में पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए की इनकम बढ़ेगी तो बी की बढ़ेगी, बी की बढ़ेगी तो ए की बढ़ेगी। पर क्या आप बता सकते हो कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? इसमें आप ये बता सकते हैं क्या कि ए की बढ़ने पे बी की बढ़ेगी या बी की बढ़ने पे ए की बढ़ेगी? क्या कोरिलेशन से ये पता चल रहा है? पॉजिटिव है, ये पता चल गया, पर कौन सा किस पे डिपेंड करता है? ए के बढ़ने से बी की बढ़ेगी या बी के बढ़ने से ए की बढ़ेगी? दोनों मतलब नहीं नहीं नहीं, दोनों कभी डिपेंड नहीं होते बेटा। दोनों डिपेंड होते हैं। मतलब मैं आपको ये कहूं कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो एम्प्लॉय को वो इंक्रीमेंट देगी। तो क्या आप ऐसे भी कह सकते हो कि एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट कमाएगी? बोलो, ऐसा कह सकते हैं? एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है या ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की सैलरी पे डिपेंड है? बोलो, एम्प्लॉय डिपेंड है, बिल्कुल। तो हम कैसे कह सकते हैं दोनों? हम ये नहीं कह सकते दोनों। ठीक है, तो हो सकता है ए की सैलरी बी की सैलरी पे डिपेंड करती हो, या बी की सैलरी ए की सैलरी पे डिपेंड करती हो, या इनकम करती हो, या कमीशन करता हो, कोई भी इनकम हो सकती है। बट हो सकता है एक दूसरे पे से किसी पे डिपेंडेंसी हो। समझ गए? बाकी आप पूछ लो क्या बात। हाँ जी, आगे बात समझ में? ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए कि ए बी पे डिपेंड करता है और कितना करता है, ए बी पे डिपेंड करता है और कितना करता है, बोलो, ए बी पे डिपेंड करता है और कितना करता है, अगर आपको ये पता चल जाए और बी की वैल्यू आपको दे दे, तो क्या आप ए की वैल्यू बता सकते हैं? बोलो भाई। यस। तो अब बेसिकली समझो रिग्रेशन का मतलब क्या है, रिग्रेशन हमारे क्या काम आने वाला है। कोरिलेशन में हमने ये पढ़ा कि ए और बी में रिलेशन क्या है, और अब रिग्रेशन में हम ये पढ़ेंगे कि ए की वजह से बी कितना होगा, बी की वजह से ए कितना होगा, दोनों की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी क्या है। समझ गए? और वो अलग अलग हो सकती है।
आप ऐसे समझिए, दो इक्वेशन बनेगी हमारी, x ऑन y, मतलब कि x डिपेंड करता है y पे, और y ऑन x, y डिपेंड करता है x पे। दोनों की डिपेंडेंसी इक्वल हो, इट डजंट नेसेसरी। क्या ये जरूरी है कि a x y पे जितना डिपेंड करता है y भी x पे उतना ही डिपेंड करेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वरना एक में काम हो जाता, वरना एक में काम हो जाता। अब एक में काम नहीं होगा, अब दो में काम होगा। ओके, ठीक है। तो हमें फाइनली दो इक्वेशन बनानी है, x ऑन y एंड y ऑन x। पहले मुझे ये बता दीजिए, x ऑन y में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? x ऑन y पे कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? x ऑन y पे कौन सा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है? x y पे x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, सही है। y ऑन x में y डिपेंडेंट है एंड x इंडिपेंडेंट है। ये मैंने आपको सारी थ्योरेटिकल बातें बता दी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। इक्वेशन कैसे बनेगी? आप लिखेंगे x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। बस, आसान है। y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ओके, क्या आपको, देखो अब इसके सारे एक एक वेरिएबल को समझते हैं। क्या आपको x बार निकालना आता है? y बार निकालना आता है? बोलो, x बार y बार निकालना आता है? यस। x कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट रहेगा, तो इनको वैसे नहीं निकालना है। तो सिर्फ एक चीज यहाँ पे है जो आपको निकालनी नहीं आती, और वो आपको समझनी है, दैट इज bxy, और इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट। सिमिलरली अगर मैं इधर आऊंगा तो y बार मुझे आता है, x बार मुझे आता है, x कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी मुझे एक चीज निकालनी है, और वो क्या है? byx, और इसको भी बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये निकालना कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व करना बताता हूँ। तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। x बार ले लेते हैं 10, y बार ले लेते हैं 15, है ना। bxy आपको दे रखा, आप ये मान लो 0.6, और byx दे रखा होगा 0.45। ठीक है, मैं रेंडमली ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। बस, और क्या चाहिए अपने, इतना ही चाहिए। अब आपको बोला है कि अगर x 10 है तो y बताओ, और y 20 है तो x बताओ। बताओ, ऐसे क्वेश्चन बनेगा? बोलिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है? x दे दिया, y पूछ लिया, y दे दिया, x पूछ लिया। ठीक है, अब आते हैं कंफ्यूजन नंबर 1। जो कंफ्यूजन आपको हो सकता है उसको पहले क्लियर करते हैं। आप कहेंगे सर दो इक्वेशन की क्या जरूरत है? वैल्यू इधर उधर पुट कर दो तो एक से काम हो जाएगा। तो मैं क्लियर कर दूं, नो। एक्स ऑन वाई सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने के काम आ सकती है? एक्स ऑन वाई सिर्फ एक्स निकालने के काम आएगी। इसको कभी भी आप वाई निकालने के काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वाई तो इंडिपेंडेंट है। और वाई ऑन एक्स क्या निकालने के काम आएगी? सिर्फ y निकालने के काम आएगी, इसको आप x निकालने में काम नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। कंफ्यूजन नंबर 2, आप लिखेंगे x माइनस एक्स बार कितना था? 10,
इक्वल्स टू बी एक्स वाई है 0.60, वाई माइनस वाई बार है 15। बोलो क्या मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी जो हमें दे रखी थी? बोलो क्या मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी? एक बार बता दो, जितनी वैल्यूज मुझे मेरे पास थी और जितनी मुझे पुट करनी थी, क्या मैंने सारी पुट कर दी है? क्वेश्चन में वाई बार है, हाँ वाई बार ही तो है, मैंने वाई बार ही लिखा है। अरे वाई बार ही है, हट गया होगा, थोड़ा तो लॉजिक भी लगाओ। बोलो क्या हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है यहाँ पे? यस, y की वैल्यू 20। हाँ वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड, आपने जो क्वेश्चन लिखा है। पर ये वो गलती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर y20 दे रखा है, x पता करना है, y20 रख दो। नो, आप यहाँ पे y पे 20 पुट नहीं करेंगे, यही है कंफ्यूजन नंबर 2। आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्यों? वो इसलिए कि अभी तो डिपेंडेंसी निकली नहीं है, पहले आप एग्जैक्ट डिपेंडेंसी निकालेंगे और बाद में वैल्यू पुट करेंगे, पहले वैल्यू पुट नहीं करेंगे आप। ठीक है? कैसे आप सोल्व करेंगे इसको? x माइनस 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 0.60 y लिख दूं मैं? 0.60 y माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मैं -9 लिख दूं? बोलो। ओके, इसके बाद आप करेंगे x इक्वल्स टू, क्योंकि हमें x निकालना है, तो x इक्वल्स टू 0.60 y माइनस 9 प्लस उधर का 10 इधर ले आएंगे, इधर गया, ये रहा, प्लस 10। तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 0.60 y प्लस 1। बोलो क्या ये फाइनल इक्वेशन आ गई? क्या ये फाइनल इक्वेशन आ गई? यस। अब आप वैल्यू पुट करेंगे 0.60, y कितना था 20, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 13। समझ गए? क्योंकि अगर हमने पहली वैल्यू पुट कर दी तो पता ही नहीं चला एक्स वाई पे डिपेंड कितना करता है। ठीक है, और पूरी इक्वेशन बनाने के बाद हमें पता चल गया कि इतना डिपेंड करता है कि 0.60 y प्लस 1 करना है हमको। बोलो आगे बात समझ में? ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम जो वेरिएबल हमें दिया हुआ रहता है वो पहले ही पुट कर देते हैं, तो फिर वो मामला गड़बड़ जाता है। पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर आपको वैल्यू पुट करनी है। और कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, वैल्यू पुट ही नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए दूसरी क्वेश्चन और बना के देखते हैं, और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। y माइनस वाई बार, वाई बार कितना है 20 है, बी वाई एक्स दे रखा है आपको 0.45 और x माइनस एक्स बार दे रखा है 10। अगेन इसमें भी आप x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे जब तक इक्वेशन नहीं बन जाती। तो y माइनस 20 0.45 x माइनस 4.5, y इक्वल्स टू 0.45 x माइनस 4.5, 20 इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0.45 x प्लस 15.5, ये आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। और फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 15.5। बोलिए क्लियर है?
क्या ये क्लियर है आपके? y बार की वैल्यू 15 है। 15 कहाँ पे है? अच्छा 15 है क्या? ओके मैंने गलत लिख दिया। बिल्कुल 15 है, 15 है। एक सेकेंड, बिल्कुल बिल्कुल एक सेकेंड, पहले इसको ठीक कर देते हैं। वो वैल्यू अपन ने 20 लिख ली है। ये 15 आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा तो ये भी 15 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा तो ये 10.5 आ जाएगा। ठीक है, ये 10.5, इट विल बी 15। ठीक है। हाँ बाकी क्या बोल रहे हैं? यस सर, वाई तो दे रखा है। वाई कहाँ दे रखा है? नहीं 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 नहीं, वाई में दो क्वेश्चन है ना। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसके लिए वाई एन एक्स काम आएगी, इसके लिए एक्स वन वाई काम आएगी। ठीक है, अब बता दो एक बार, किसी के कोई डाउट हो? किसी के कोई डाउट हो तो बोलो। ये इक्वेशन क्या काम आएगी? x निकालने के लिए, और ये इक्वेशन क्या काम आएगी? y निकालने के लिए। आप इंटरचेंज नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखें। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको bxy निकालना सिखा दूंगा अगर, तो क्या ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा? ये बाकी चीज मैंने आपको सिखा दी, इक्वेशन कैसे बनती है, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आपको bxy निकालना बता दूं, तो क्या ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा? बोलो, इनमें से पूरी इक्वेशन में क्या चीज है जो आपको नहीं आती? डिपेंडेंसी क्या आएगी? डिपेंडेंसी आ गई ना। आप अगर ये लिखते हो कि y इक्वल्स टू 0.6y प्लस 1, तो x y पे इतना डिपेंड करता है कि y के 0.6 टाइम्स प्लस 1 के बराबर होगा। डिपेंडेंसी तो है, ये डिपेंडेंसी तो है। अगर मैं कहूं कि a इक्वल्स टू 2b, तो a v पे कितना डिपेंड करता है? वो इस नहीं आ रही है? आ रही? ईमान तनीष के एक बार आप वो कर लो, रिकनेक्ट कर लो। वो इस नहीं आ रही है? आ रही है। ये क्या है? शशांक को आ रही है, तनिष को भी आ रही है। अच्छा अब आ रही है। अगर मैं कहूं a इक्वल्स टू 2b, तो a b पे कितना डिपेंड करता है? 2 टाइम्स। तो फाइनली bxy और byx, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, मैं दोबारा लिख देता हूं, हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट bxy और byx। दोनों के नाम से आप पता कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन का है। bxy x1y का है, तो byx y1x का है। अब मुझे बता दो, क्या इन दोनों के अलावा कोई डाउट है आपके मन में? ये दोनों कैसे निकलेंगे उसको छोड़ के कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? तो इसको निकालना भी देखो बेहद आसान है, अगर आपने कोरिलेशन ढंग से पढ़ा है तो। कोरिलेशन में हमने कार्ल पियर्सन के मेथड पढ़े थे, याद है? कार्ल पियर्सन में भी दो मेथड पढ़े थे, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट पढ़ा था। तो कार्ल पियर्सन में भी डायरेक्ट मेथड, वही मैं रिपीट कर रहा हूं। और डायरेक्ट मेथड में भी 2 पॉइंट पढ़े थे, याद है? व्हेन एचडी गिवन पढ़ा ना, तो वही चीज यहाँ, मतलब सेम टू सेम। तो अब देखिए bxy क्या होगा, r इंटू, मतलब कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कैसे? अगर bxy चाहिए आपको, तो आप r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y करेंगे।
सिमिलरली अगर आपको बी वाई एक्स चाहिए तो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कर देंगे, बस हो गया काम। बताओ आसान है। ठीक है, दूसरा केस क्या पढ़ा था, व्हेन एच डी नॉट गिवन, ये पढ़ा ना, व्हेन एच डी नॉट गिवन, ये पढ़ा ना। अब एच डी नहीं दे रखा तो बी एक्स वाई कैसे निकलेगा, जो वहां फॉर्मूला था वो यहाँ लगा देंगे, समेशन बी एक्स डी वाई। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी, आ रहा है ऑडियो वीडियो, एक बार बता दो ऑडियो वीडियो आ रहा है। ओके, तो हाँ कहाँ तक कर लिया था हमने, चलिए बी एक्स वाई निकालना है तो डी एक्स डी वाई अपोन डी वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई पे डिपेंडेंसी निकालनी है ना, तो वाई अपोन में आएगा। ठीक है, और ध्यान रहे यहाँ पे मतलब है x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार आएंगे, उनको dx dy कहेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। और वैसे आप जानते हैं डायरेक्ट मेथड जब भी हम कहते हैं एक्चुअल मीन की ही बात करते हैं। ठीक है, अच्छा बी वाई एक्स निकालना हो तो क्या होगा, आप लिखेंगे बी वाई एक्स, सेम फॉर्मूला डी एक्स डी वाई, पर ये डिपेंड किस पे करेगा, डी एक्स स्क्वायर पे। बस बताओ, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। बिल्कुल सिंपल, वही कोरिलेशन वाला पॉइंट जो हमने कोरिलेशन में पढ़ा है वही है, अपोन में अपोजिट आएगा, जिस पे डिपेंड करता है वो आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए साथ ही साथ इनडायरेक्ट का भी लिखा देता हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन पे चलेंगे एक साथ। शॉर्टकट मेथड, अच्छा शॉर्टकट मेथड क्या था कार्ल पीयर्सन का, वो भी देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड था थोड़ा राइटिंग सेंसर में प्रॉब्लम है, वेट।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी एक्स वाई समेशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स इंटू डी वाई, ये लिखा था ना कोरिलेशन में, ये तो पढ़ा था। अपोन में समेशन डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर, पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ वाई वाला लिखना है, और वो भी विदाउट अंडर रूट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आ जाएगा डी वाई एक्स समेशन डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन, और यहाँ पे आएगा एक्स समेशन डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। दैट्स इट। यहाँ तक बता दो, कोई डाउट हो तो किसी के, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोल दो। पक्का कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पास्ट 10 years data on rainfall, past 10 year data on rainfall and output of wheat in a certain village offered the following result। अब आपको ये नहीं पता x क्या है y क्या है, आप मान सकते हैं कुछ भी, ठीक है? आपको ये नहीं पता x क्या है y क्या है, आप कुछ भी मान सकते हैं, चलेगा। आप व्हीट को x मान लो, रेनफॉल को y मान लो, या व्हीट को y मान लो, रेनफॉल को x मान लो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है। जिस चीज की पहली फिगर दे रखी हो उसको जनरली हम क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ व्हीट एज x और रेनफॉल एज y। ओके, अब पूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद नीचे आपसे पूछा है फाइंड द मोस्ट लाइकली व्हीट आउटपुट पर एकड़ व्हेन रेनफॉल इज 35। तो बताओ कौन सी इक्वेशन बनाए? क्या दोनों बनानी है या एक से काम हो जाएगा? कौन सी इक्वेशन बनानी है? बोलो भाई, जल्दी रिप्लाई करो। फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ व्हीट आउटपुट पर एकड़ व्हेन रेनफॉल इज 35। कौन सी इक्वेशन बनानी है? तनिष्क का जवाब आ गया, बाकी लोग? जब तक सबका रिप्लाई आएगा नहीं मैं आगे चलूंगा नहीं। हिमांशु वायोनेक्स, तनिष्क वायोनेक्स, और बाकी लोग? अदिति, अंजलि, चंचल, मुस्कान, प्रियंका, शशांक, यश, कौन सी इक्वेशन बनानी है? y on x, y on x, y on x, y on x। और मुस्कान? अब तो
बेटा ऐसा लग रहा है कि y on x, ओके। या तो आप सब भेड़ चाल चल रहे हैं, ठीक है, या तो आप सब भेड़ चाल चल रहे हैं कि कौन दिमाग लगाएगा, जिसने एक लिख दिया वही हम लिख देते हैं, हमें क्या मतलब है, ठीक है। और या फिर मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा, बता दो दोनों में से क्या है। या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा, और या फिर आप भेड़ चाल चल रहे हैं, आपने दिमाग लगाया ही नहीं, सबने लिखा वो हमने लिख दिया। कौन किस पे डिपेंड करता है, जरूरत ही नहीं है इतना दिमाग लगाने की, जरूरत ही नहीं है इतना दिमाग लगाने की। आपने अगर सोच के जवाब दिया होता तो आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं होता, पर पहले आपने जवाब दिया नहीं और बाद में लगा जवाब देना पड़ेगा, तो जो सबने दिया वो हम भी दे देंगे। ऐसा भेड़ चाल चलोगे तो बेटा सब फेल हो जाओगे। आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ व्हीट आउटपुट व्हेन रेनफॉल इज 35। तो अगर रेनफॉल 35 है तो व्हीट बताओ। तो जाहिर सी बात है आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। और एक्स कौन से क्वेश्चन से फाइंड आउट होता है, ये कोई फिलोसफी क्लास तो है नहीं कि आपको समझाना है कि सर इन प्रैक्टिकल लाइफ ये इस पे डिपेंड करता है, वो उस पे डिपेंड करता है। आपको सीधा सिंपल बोला है कि y अगर 35 है तो x बताओ। तो बताओ x निकालने के लिए कौन सी क्वेश्चन बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में चिल्ला चिल्ला के पूछ के कि भाई बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। x निकालने के लिए कौन सी क्वेश्चन काम आती है, तो अब कैसे चेंज हुआ आपका आंसर। x ऑन y, अभी कितनी बार मैंने ऊपर लिखा है कि x निकालने के लिए x ऑन y, y निकालने के लिए y ऑन x। वो व्हीट है, वो रेनफॉल है, उसको छोड़ो, आपको सिर्फ एक्स वाई से मतलब है। फिर सबका आंसर गलत क्यों, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट, बाद में करेक्ट किया वो बात अलग है, बट सबका आंसर गलत क्यों। और रीजन एक ही हो सकता है इसका कि आपने दिमाग नहीं लगाया, जो आंसर पहले बंदे ने दिया सबने उसी को कॉपी कर दिया। एक्स की वैल्यू कहाँ गिवन है बताओ, कितनी है, एक्स की वैल्यू 0.65 है। थोड़ा ध्यान से देखो और खुद कंफ्यूज ना हो, दूसरे को भी ना करो। बोलो भाई, रिप्लाई करो। कुछ लोगों का तो अभी भी रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, क्या दिक्कत है, गलत है तो है। वाई वाली क्वेश्चन में पुट होगा क्या, क्या पुट होगा वाई वाली क्वेश्चन में, क्या पुट होगा वाई वाली क्वेश्चन में। वो आर दे रखा है, ढंग से देखो, मैं फिर कह रहा हूँ तुम उसको एक्स बोले जा रहे हो। आपको आर दे रखा है, दैट इज कोरिलेशन। 0.65 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है आर।
बताओ ऐसे कैसे चलेगा, इतनी गलतियां और सबके आंसर गलत। मुझे इस बात की प्रॉब्लम हो रही है कि सबके सबने कहा वाई और नेक्स्ट, वाई क्या सोच के कहा। मुझे हर बंदे का चलो जवाब चाहिए, किसने क्या सोच के कहा। ऐसे मैं तो नहीं पढ़ा सकता भैया। आप, मैं विचित सर को कह दूंगा, आपको दूसरा टीचर दे देंगे वो। मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता। अगर आप सीरियस नहीं है पढ़ने के लिए तो आई एम सॉरी, मैं नहीं पढ़ा सकता। पहले आप आंसर देंगे नहीं और बाद में आंसर अगर हो गया कि आंसर देना ही पड़ेगा तो दूसरे ने जो कहा वो हम भी कह देंगे। भेड़ चाल में चलना है हमको तो। पहले बंदे ने जो भी कहा अच्छा है, उन्होंने दिमाग लगाया अपना, जो भी उनको लगा अच्छी बात है। नहीं तनिष्क उसकी भी नहीं बोल रहा मैं, वो ठीक है आपकी बात, उसके बारे में नहीं बोल रहा। सबको एक्स लग रहा था वो पहले, वाओ दैट्स ग्रेट। जिसने फर्स्ट सेकंड आंसर दिया उनकी तो बस समझ में आती है कि चलो उन्होंने जो भी दिमाग लगाया। उसके बाद जितने भी लोगों ने वाई ऑन एक्स लिखा है सब कॉपी मारा है। ये दो ने वाई ऑन एक्स लिखा है तो वाई ऑन एक्स ही होगा, लिख देते हैं, वरना सर बोलेंगे जवाब नहीं दिया। इस ऐसे पढ़ना आपको, और ऐसे पढ़ना है तो मुझे नहीं पढ़ाना। ना आप रिप्लाई देते हैं, ना आप कुछ बोलते हैं, बस जैसे रामायण भागवत सुनने आए हैं वैसे बैठ के सुन लो और घर चले जाओ अपने। बोलो अदिति, तुम्हारा आंसर गलत क्यों था? अदिति, वाई यू से वायोनेक्स? उल्टा समझ गया, जबकि एक्स और वाई मैंने बताया है कि एक्स किसको लेना, वाई किसको लेना है। हाँ जी अंजलि, आपने क्यों गलत बोला? अंजलि आपने क्यों गलत बोला था पहले? प्रैक्टिकली वो भी समझ आया तो जब आपको बता दिया कि वीट एक्स है, रेनफॉल वाई है, और क्वेश्चन में लिखा है कि रेनफॉल दे रखा है, तो आपको पता क्या करना है। तो फिर एक्स निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन काम में आएगी? तो फिर आपने वाई और एक्स क्यों कहा? शशांक, बेटा एग्जामिनर तो टेबल भी दे सकता है, एग्जामिनर टेक्स्ट भी दे सकता है, एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है। ऐसे कंफ्यूज होगे तो कैसे काम चलेगा? यस। सिंपल क्वेश्चन मैं मानता हूं कि अगर मैं ये एक्स और वाई नहीं लिख के देता
तो कंफ्यूज होने वाला था, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया कि वीट एक्स है और रेनफॉल वाई है। और आपको लिखा गया है साहब ये बताओ, और इसमें सारे कंफ्यूज हो गए। ये बात प्रैक्टिकली मुझे पॉसिबल नहीं लगती। प्रैक्टिकली पॉसिबल मुझे जो लगता है वो मैं बता देता हूँ कि शुरू में 2 बच्चों ने जवाब दिया वाई एन एक्स, बाकी ने जवाब ही नहीं दिया। जब मैंने कहा कि मैं जवाब के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा, तो दूसरे ने सोचा भाई रिप्लाई तो करना ही है, क्यों ना वाई एन एक्स किया जाए, क्योंकि सब वाई एन एक्स ही बोल रहे हैं। हो गया रिप्लाई। तो आप दूसरे के हिसाब से पढ़ेंगे या अपने दिमाग से पढ़ेंगे? और फिर उस भेड़ चाल को आप जस्टिफाई करेंगे कि नहीं सर ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है एग्जाम में। ना तो ये चैट बॉक्स चल रहा होगा और ना ही एग्जाम में कोई आपको बताने वाला है। दूसरे का आंसर बिल्कुल ना देखें। आपका सही है इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया है। जरूरी थोड़ी है सब जो आंसर दे रहे हो वही सही हो। सिर्फ प्रियंका ने हटके जवाब दिया था, बाकी सबका एक ही जवाब। तो मुझे फिर बता दो आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, दैट्स इट। और मुस्कान, आपका तो जवाब ही नहीं आ रहा, ना आपके क्वेश्चन का जवाब आया है और ना आपका इस चीज का जवाब आया है। मुस्कान, आर यू देयर? तो आपने ना क्वेश्चन का जवाब दिया है ना आपने और को जवाब दिया है। क्या मतलब है ऐसे क्लास लेने का? मैं आपको पहले भी इस बारे में 1-2 बार बोल चुका हूँ। आपने बताया कौन सी क्वेश्चन आएगी? मुस्कान आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपने जवाब दिया है? आप लोग आराम से सोच लीजिए। अगर आपको पढ़ना हो तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे पर्सनली। नेक्स्ट क्लास में आपकी तभी लूंगा जब आप सीरियसली पढ़ने के मूड में होंगे। मैं संडे को बैठ के आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, कि भाई चलो बच्चों का कवर हो जाए। और इट डजंट मीन, ठीक है, आप आराम से सोच लो। गलत जवाब देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 बार गलत दो 20 बार गलत दो, मैं बताऊंगा उसका, आप पूछो। पर ये मतलब कहीं नहीं है कि सबके सब एक आंसर दे रहे हैं और फिर सब बोल रहे हैं सर कंफ्यूज हो गया था। ऐसा तो नहीं हो सकता। या आप एडमिट करो कि आपने जानबूझ के सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है सामने वाले का आंसर, आपने दिमाग लगाया नहीं अपना। और मुझे क्यों बोलना पड़ता है आप सबको रिप्लाई करने की? मुझे ये बात समझाओ आज आप। क्यों मुझे बार बार मैं कहना पड़ता है? हिमांशु रिप्लाई करता है, प्रियंका रिप्लाई करती है, अंजलि भी करती है, चलो तनिष्क करता है, शशांक करता है। कुछ लोगों को तो बार बार में बुलाना पड़ता है कि साहब आंसर आंसर आंसर। क्यों भाई?
क्यों क्यों बुलाना पड़ता है आपको बार बार? रिप्लाई करना आपकी ड्यूटी है या मेरी है? हाँ, आप भी करते हो। मैं सिर्फ उनको कह रहा हूँ जो समझ जाएंगे अपने आप, जो रिप्लाई नहीं करते वो अपने आप समझ जाएंगे, नाम लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्लास अपन ले रहे हैं तो इसीलिए तो ले रहे हैं ना कि हम रिप्लाई करें या हम समझे बात को, नहीं समझ में आए तो पूछे बात को। ये थोड़ी मतलब है कि भाई ठीक है सर, हमें जचेगा तो रिप्लाई करेंगे वरना हम रिप्लाई नहीं करेंगे, आप अपना पढ़ा दो, वीडियो भेज देना बाद में और देख लेंगे हम तो। और इनमें उनका नुकसान हो जाएगा जो वाकई पढ़ने वाले हैं। जिनको नहीं पढ़ना या तो वो साफ मना करते साहब हमें नहीं पढ़ना, मैं समझ लूंगा उनका कोर्स पूरा हो गया। आप कह दें साहब मुझे नहीं पढ़ना सर, मुझे कोई क्वेश्चन मत पूछना, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, करूंगी, ठीक है, मैं आपको उसके बाद पूछूंगा ही नहीं। फिर आप कहते हो सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, कहाँ से समझ आएगा? आप खुद सोचो कैसे समझ आएगा? क्लास चल रही थी उस टाइम आपने रिप्लाई किया नहीं, डाउट आपने पूछा नहीं, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो फिर बाद में आपको कैसे समझ में आएगा वो? मैं अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्लास। जिस जिसको पढ़ने की इच्छा हो ना, वो 5 मिनट बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना। जिस सिर्फ वही जो रिप्लाई करने के और पढ़ने के मूड में हो, जिसको रिप्लाई ना करना हो, जिसको ना पढ़ना हो, जो फॉर्मेलिटी के लिए सीएमए कर रहा है, वो ज्वाइन मत करना।